प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आज का अध्याय है वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियाँ, जो कक्षा 11 की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का 10वां अध्याय है। पिछले अध्याय में आपने पृथ्वी पर सूर्यातप और तापमान के वितरण के बारे में पढ़ा था। साथ ही आपने ये जाना था कि किस प्रकार विभिन्न कारक तापमान और सूर्यातप के वितरण को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी लघु तरंगों के रूप में सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है और गर्म होने के बाद पार्थिव विकिरण के द्वारा इसे वापस कर देती है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी पर ऊष्मा का संतुलन बना रहता है। लेकिन पार्थिव विकिरण से गर्म होने वाली हवा हमारे क्षोभ मंडल में विभिन्न प्रकार के मौसम संबंधी गतिविधियों को जन्म देती है। गर्म होने पर हवा फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इससे वायुमंडल के वायुदाब में भिन्नता आती है। गर्म स्थानों पर निम्न दाब जबकि ठंडे स्थानों पर उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है। वायुमंडल में उच्च और निम्न दाब की स्थिति ही पवनों के गतिमान होने का कारण बनती है। हवा अधिक दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बहने लगती है। यही पवन हमारी पृथ्वी पर तापमान और आर्द्रता के वितरण में सहायक होती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी पर तापमान का संतुलन बना रहता है। इसी प्रकार धरातल से ऊपर उठती हुई हवा सभी प्रकार के वर्षण के लिए जिम्मेदार होती है। ऊपर उठती हुई वायु का तापमान कम होता जाता है, उनमें बादल बनते हैं, संघनन होता है और वर्षा होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि तापमान और वायुदाब जलवायु तथा मौसम को नियंत्रित करने वाले मुख्य तत्व होते हैं, जिन पर वायुमंडल में हवाओं का बहना, संघनन और वर्षा संबंधी प्रक्रियाएं निर्भर होती हैं। अध्याय के इस भाग में आप वायुमंडलीय दाब, इसमें भिन्नता के कारण, वायुदाब का लंबवत और क्षैतिज वितरण, वायुदाब पेटियां, पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले बलों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी वायु की एक मोटी चादर से घिरी हुई है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का सम्मिश्रण होता है, जिसका अपना भार होता है। इसी कारण वायु सतह पर अपने भार के द्वारा दबाव डालती है। इसे इस चित्र से समझा जा सकता है। समुद्र तल से वायुमंडल के अंतिम छोर तक एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी कि वायुदाब प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु की समस्त परतों का भार है। सागर तल पर वायुदाब सबसे अधिक होता है। इसका मापन मिलीबार और किलोपास्कल में किया जाता है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। वायुदाब मापने के लिए मरकरी बैरोमीटर और एनेराइड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मरकरी बैरोमीटर में वायुदाब को नापने के लिए एक नली में पारे की ऊंचाई को नापते हैं। इसमें सागर तल पर पारे की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर या 29.92 इंच होती है। पारे के 0.1 इंच यानी कि 1 इंच का 10वां भाग का मान लगभग 3.4 मिलीबार के बराबर होता है। इस प्रकार समुद्र तल पर वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। अब बात करते हैं वायुदाब के ऊर्ध्वाधर या लंबवत वितरण की। धरातल की सतह से ऊपर जाने पर वायुदाब तेजी से घटने लगता है। सतह के समीप धूल कण, गैसों और जलवाष्प की सघनता अधिक होती है, लेकिन ऊपर जाने पर हवा हल्की होती जाती है। इसलिए वायुदाब तेजी से कम होने लगता है। वायुदाब के कम होने की यह दर प्रति 10 मीटर पर 1 मिलीबार होती है, लेकिन यह दर कुछ 100 मीटर तक ही संभव हो पाती है। उसके बाद वायु हल्की होने के कारण वायुदाब तेजी से घटता है। आइए इस तालिका के माध्यम से समझते हैं। इस तालिका में समुद्र तल पर 1013.25 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायुदाब घटता जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुदाब 898.76 मिलीबार है, जिसमें 114 मिलीबार का अंतर आ जाता है। इसी प्रकार 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर कुल वायुदाब 540.48 मिलीबार होता है, जो कि समुद्र तल के वायुदाब का आधा है। और 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर 265 मिलीबार वायुदाब पाया जाता है, जो कि समुद्र तल का 1/4 होता है। तो बच्चों, आपको ये अनुमान लग गया होगा कि किस प्रकार से धरातल से ऊपर जाने पर वायुदाब कम होता जाता है। इसलिए पर्वतों में
अधिक ऊंचाई पर वायुदाब कम होने से मनुष्य को सांस लेने में तकलीफ होती है, घुटन बढ़ जाती है और कभी कभी नाक से खून भी आने लगता है। बच्चों, वायुदाब और तापमान में विपरीत संबंध होता है। तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम और तापमान कम होने पर वायुदाब अधिक होता है। इसलिए कहा जाता है थर्मामीटर ऊपर तो बैरोमीटर नीचे, थर्मामीटर नीचे तो बैरोमीटर ऊपर होता है। वायुदाब के वितरण में असमानता के कारण ऊर्ध्वाधर पवनें चलती हैं, लेकिन ये धरातल पर चलने वाली समानांतर पवनों की तुलना में अधिक प्रभावशाली नहीं होती हैं, क्योंकि ऊपर उठने वाली हवाएं विपरीत दिशा में काम करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से संतुलित हो जाती हैं, जबकि धरातल पर चलने वाली हवाएं अधिक शक्तिशाली होती हैं और मौसम तथा जलवायु के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। अब है वायुदाब का क्षैतिज वितरण। इसका अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई वायुदाब रेखाओं के द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं या आइसोबार्स वे रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से समान वायुदाब के स्थानों को मिलाती हैं। सम का अर्थ है समान और दाब यानी कि वायुदाब, समान वायुदाब के स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। यदि समदाब रेखाओं का विश्व स्तर पर वितरण देखा जाए तो इसके दो प्रतिरूप सामने आते हैं, उच्च वायुदाब क्षेत्र और निम्न वायुदाब क्षेत्र, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। निम्न वायुदाब जो कि 1014 मिलीबार है, ये अपने आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसके चारों ओर 1016 मिलीबार और 1018 मिलीबार की समदाब रेखाएं खींची गई हैं, यानी केंद्र से बाहर जाने पर वायुदाब बढ़ता जाता है और इसीलिए हवाएं उच्च वायुदाब केंद्र यानी कि बाहर से अंदर की ओर आती हैं। ठीक इसी प्रकार से नीचे उच्च वायुदाब केंद्र की स्थिति दिखाई गई है। 1020 मिलीबार की समभार रेखा ये उच्च वायुदाब क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि इसके बाहर जाने पर, इसके परिधि में जाने पर वायुदाब घटता जाता है। 1018 मिलीबार की समदाब रेखा इसके बाहरी क्षेत्रों में दिखाई गई है। यहाँ पर उच्च वायुदाब क्षेत्र बीच में है और बाहर की ओर वायुदाब घटता जाता है और यहाँ केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। यदि सामान्यीकरण के लिए पृथ्वी को समरूप मान लिया जाए, यानी कि या तो स्थल मान लिया जाए या जल मान लिया जाए, तो वायुदाब का वितरण क्रमबद्ध पेटियों के रूप में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा होने के कारण ये पेटियां सतत रूप में नहीं पाई जाती, ये बीच बीच में टूट जाती हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री भाग ज़्यादा होने के कारण ये पेटियां क्रमबद्ध रूप में पाई जाती हैं। बच्चों, इस प्रकार धरातल पर वायुदाब की कुल 7 पेटियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब होता है और इससे उत्तर और दक्षिण जाने पर तापमान घटता जाता है, इसलिए वायुदाब बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वायुदाब का भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक कोई नियमित वितरण नहीं पाया जाता। उपध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान कम होने के बावजूद भी निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है। स्पष्ट है कि वायुदाब पेटियों के निर्धारण में केवल तापमान का हाथ नहीं होता, इसके अतिरिक्त गतिक कारण भी होते हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर वायुदाब पेटियों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, तापजन्य पेटियां और गतिजन्य पेटियां। आइए अब इस चित्र के माध्यम से वायुदाब पेटियों की स्थिति और उनके उत्पत्ति के कारणों को समझते हैं। भूमध्य रेखा के पास भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रातें होती हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्यातप अधिक होता है और निम्न वायुदाब की पेटी पाई जाती है। दूसरी पेटी है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी। अगर तापक्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर उच्च वायुदाब की जगह निम्न वायुदाब होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गतिजन्य कारणों से भूमध्य रेखा से उठने वाली संवहन धाराओं के कारण और उपध्रुवीय क्षेत्रों से उठने वाली संवहन धाराओं के कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। दोनों तरफ से आने वाली ये हवाएं मध्य अक्षांशों में 30 डिग्री के आसपास ऊपर से नीचे की ओर उतरती हैं और इस कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। तीसरी पेटी है अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। अधोध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास पाई जाती है और यहाँ पर तापमान बहुत कम होता है। तापमान कम होने के कारण यहाँ उच्च वायुदाब की स्थिति होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव वायुदाब पेटी पर पड़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण यहाँ पर हवाएं अपने सतह पर टिक नहीं पाती हैं, वहाँ से विक्षेपित हो जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसी प्रकार ध्रुवों पर तापमान के कारण उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। ध्रुवों पर तापमान बहुत कम होता है, इसलिए वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है और दोनों ध्रुवों पर उच्च वायुदाब की स्थिति पाई जाती है। बच्चों, इस प्रकार 7 पेटियों में से 3 पेटियां तापजन्य पेटियां होती हैं, जबकि 4 पेटियां गतिजन्य पेटियां होती हैं। तो बच्चों, ये थी वायुदाब पेटियों की आदर्श स्थिति। लेकिन आपको पता है कि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन गति के साथ साथ वायुदाब की पेटियों में भी अंतर आता है। मार्च के समय आदर्श स्थिति पाई जाती है। इस समय निम्न वायुदाब भूमध्य रेखा पर स्थित होता है और उसी क्रम में सभी पेटियां पाई जाती हैं। लेकिन जून में ये स्थिति बदल जाती है। जून में जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में होता है, यानी कि वो कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है, उस समय सभी पेटियों का विस्थापन उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है। इसी प्रकार दक्षिणायन स्थिति में, यानी कि दिसंबर के समय जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती हैं, इन वायुदाब पेटियों की स्थिति दक्षिण की ओर हो जाती है। बच्चों, हमारी चर्चा का अगला बिंदु है पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले बल। बच्चों, धरातल पर पवनों की दिशा और उनके वेग को 3 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं: दाब प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियालिस बल। पहला है दाब प्रवणता बल। जैसा कि आप जानते हैं कि वायुदाब में भिन्नता के कारण ही पवनों का प्रवाह होता है। हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर चलती हैं। किन्हीं 2 स्थानों के बीच वायुदाब में अंतर एक बल उत्पन्न करता है, जिसे दाब प्रवणता बल कहा जाता है। इसे बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है। ये प्रवणता समानांतर होती है। जब समदाब रेखाएं पास पास होती हैं, वहाँ पर दाब प्रवणता अधिक होती है। इसके विपरीत जब समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहाँ पर दाब प्रवणता कम होती है। इसे इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। बच्चों, इस चित्र में दाहिनी ओर निम्न वायुदाब केंद्र की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ पर 1012 मिलीबार की समदाब रेखा है, जबकि इसके बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है और 1021 मिलीबार की समदाब रेखा है। स्पष्ट है कि हवाएं उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। जब ये समदाब रेखाएं पास पास होती हैं तो दाब प्रवणता बल, यानी कि बैरोमीट्रिक ढाल अधिक होता है और पवनों की गति तीव्र होती है। लेकिन जब ये समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं तो बैरोमीट्रिक ढाल कम होता है और हवाओं की गति धीमी होती है। दाब प्रवणता अधिक से कम होते हुए दाब की ओर होती है और ये दिशा समदाब रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण या समकोण बनाती है। इस प्रकार प्रवणता के कारण ही पवनों का संचार होता है। बच्चों, दूसरा है घर्षण बल। वायु की दिशा पर घर्षण का भी प्रभाव होता है। ये हवा की दिशा के विपरीत काम करता है। इसकी दिशा और वेग को प्रभावित करता है। असमान धरातल जैसे पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में घर्षण का प्रभाव अधिक होता है और ये प्रभाव सामान्यतः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ये प्रभाव कम होता जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थलभाग अधिक होने के कारण घर्षण बल अधिक होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्री क्षेत्र अधिक होने के कारण ये न्यूनतम होता है। इसके बाद तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कोरियालिस बल। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना हवाओं की दिशा को प्रभावित करता है। यदि पृथ्वी में घूर्णन गति नहीं होती तो पवनें समदाब रेखा के समकोण पर चलती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी पर बहने वाली हवाओं की दिशा वायुदाब के साथ साथ पृथ्वी के घूर्णन से भी प्रभावित होती है। 1944 में फ्रांसीसी विद्वान जीजी कोरियालिस ने इस बल की पहचान की, इसलिए इसे कोरियालिस बल के नाम से जाना जाता है। इस विक्षेप बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपने मूल दिशा से दाहिनी ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अपने मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे इस चित्र से और अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने मूल स्थान से विक्षेपित हो रही हैं। हम मान लेते हैं कि भूमध्य रेखा के पास में उच्च वायुदाब की केंद्र स्थिति है और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं निम्न वायुदाब केंद्र है। उच्च वायुदाब से हवाएं ध्रुवों की ओर निम्न वायुदाब केंद्र की ओर जा रही हैं। अगर घूर्णन बल नहीं होता तो ये हवाएं समकोण पर सीधे ध्रुवों तक पहुंच जाती, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा का अर्थ होता है कि जहां से पवनें उत्पन्न होती हैं, तो ये अपने मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जा रही हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे एक दूसरे चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। इस चित्र में पृथ्वी की वास्तविक वायुदाब पेटियों की स्थिति दिखाई गई है। यहाँ पर विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब केंद्र की ओर हवाएं चल रही हैं। इस ओर आने में हवाएं समकोण पर नहीं चलती हैं, जबकि ये मूल दिशा से दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंध से आने वाली हवाएं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलते समय अपने मूल दिशा से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि कोरियालिस बल दाब प्रवणता बल के समकोण पर कार्य करता है और दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, पवन का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा भी उतनी ही विक्षेपित होगी। कोरियालिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर यह सबसे अधिक होता है। विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल की अनुपस्थिति के कारण हवाएं समदाब रेखा के समकोण पर चलती हैं, जिससे निम्न वायुदाब क्षेत्र और गहन नहीं होने पाता। हवाएं निम्न वायुदाब के केंद्र तक आसानी से पहुंच जाती हैं, इसलिए उष्णकटिबंध पर चक्रवात नहीं बनते हैं। बच्चों, अब हम पवनों के एक और प्रकार की चर्चा करेंगे, जिसे भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। धरातल की सतह से ऊंचाई पर घर्षण बल का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि घर्षण बल धरातल के समीप लगता है। इसलिए वायुमंडल के ऊपरी भाग में पवनों की गति और दिशा दाब प्रवणता बल और कोरियालिस बल से नियंत्रित होती है। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और उन पर घर्षण का प्रभाव ना हो, यानी कि वो धरातल से ऊंचाई पर हो, तो दाब प्रवणता बल कोरियालिस बल से संतुलित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर चलने लगती हैं। इन्हें ही भूविक्षेपी पवनें कहा जाता है। इसे इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। बच्चों, समताप रेखाएं दो प्रकार की पवन प्रणालियां बनाती हैं। चक्रवाती परिसंचरण, जिसमें निम्न दाब केंद्र में होता है और चारों तरफ से केंद्र की ओर हवाएं बहती हैं। इसी प्रकार इसके विपरीत प्रतिचक्रवातीय परिसंचरण में उच्च वायुदाब केंद्र में होता है और हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। कोरियालिस बल के कारण चक्रवात तथा प्रतिचक्रवात में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में भिन्न भिन्न होती है। आइए इसे इस तालिका के माध्यम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, यानी कि निम्न दाब की ओर जब उच्च वायुदाब केंद्र से हवाएं चलती हैं तो इनकी दिशा घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के अनुरूप होती है। जबकि प्रतिचक्रवात में, जिसमें कि उच्च वायुदाब केंद्र बीच में होता है और बाहर की ओर वायुदाब कम होता जाता है, उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुइयों के अनुरूप होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। बच्चों, इसी प्रकार धरातल पर बहने वाली हवाएं मिलती हैं, ऊपर उठती हैं और विपरीत दिशाओं में अलग होकर के ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण का निर्माण करती हैं। भूमध्य रेखा की ओर आने वाली हवाएं एक दूसरे से मिलती हैं और यहाँ से ऊपर उठ करके ऊपरी वायु परिसंचरण का निर्माण करती हैं, मध्य अक्षांशों पर उतरती हैं और फिर से ये निम्न वायुदाब केंद्र की ओर, यानी कि विषुवत रेखा की ओर आती हैं और ये क्रम लगातार चलता रहता है। तो बच्चों, आज इस भाग में आपने वायुदाब के ऊर्ध्वाधर और समानांतर वितरण के बारे में पढ़ा। आपने वायुदाब पेटियों की स्थिति और इनकी उत्पत्ति के कारणों के बारे में भी जाना। साथ ही हमने पवनों की दिशा और इसे प्रभावित करने वाले बलों को भी समझा।
इस अध्याय के अगले भाग में हम विभिन्न प्रकार के पवनों जैसे ग्रहीय पवनों, मौसमी और स्थानीय पवनों और उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। साथ ही हम एल नीनो प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।